हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं धान की खेती। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने धान की जो खेती है किस्मों तक कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि जो धान की वैरायटी थी उन्हें हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसके आगे का जो टॉपिक है डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है धान में वो है ट्रांसप्लांटिंग। देखते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग का जो हिस्सा कितने क्षेत्रफल ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो खेत का 1/10वां हिस्सा पर जो है नर्सरी तैयार करते हैं, या 1 हेक्टेयर का 1000 मीटर स्क्वायर या 1/10 पर जो है नर्सरी तैयार करते हैं। अगर बात करें हम कि खरीफ सीजन में रोपाई कितने दिनों के बाद तैयार हो जाती है, तो वो है 21 से 25 दिन में जो है नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। अगर हम बात करें कि रबी सीजन में, तो रबी सीजन में 30 से 35 दिन में जो है नर्सरी तैयार हो जाती है। अगर ड्राई लैंड एरिया है तो 30 से 35 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। अगर हम नर्सरी डेपोंग विधि के द्वारा तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी हमारी 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। डेपोंग एक ऐसी मेथड है जिसमें बिना भूमि के हम जो है नर्सरी तैयार करते हैं। डेपोंग मेथड को हम मेट टाइप मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट टाइप मेथड भी कहते हैं। जो डेपोंग मेथड है इसके लिए जो नर्सरी के लिए एरिया है कितनी होनी चाहिए, 25 से 30 वर्ग स्क्वायर मीटर प्रति हेक्टेयर जो है एरिया की आवश्यकता होती है। अगर बात हम करें कि धान की पौध लगाने की मुख्य कितनी विधियां हैं, तो मुख्यतः इसकी जो है 3 विधियां हैं। कितनी हैं? 3 विधियां हैं। ठीक है। पहली है गीली विधि, फिर है डेपोंग विधि, फिर है सूखी विधि। ठीक है। गीली विधि जिसमें हम पौधे का ट्रांसप्लांट करते हैं। सूखी विधि यानी कि हम खेत में सीधे बीज की जो है बुवाई कर देते हैं। दूसरा है डेपोंग विधि। देखते हैं अगला पॉइंट है मेथड, यानी कि रोपाई का मेथड और कितने एरिया पर जो है नर्सरी तैयार करते हैं और उसका रेशियो क्या है। तो अगर बात करें नॉर्मली जो है 1000 मीटर स्क्वायर एरिया की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर धान के लिए। इसका जो रेशियो है 1:10 होता है। कितना? 1:10 होता है। अगर बात करें राइस ड्राई बेड की, तो राइस ड्राई बेड में 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्र मतलब एरिया की आवश्यकता होती है, और राइस वेट बेड में 150 से 1500 मीटर क्षेत्र में जो है नर्सरी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? नर्सरी तैयार करते हैं। अगर बात करें कि श्री मेथड में जो नर्सरी के लिए हम कितने एरिया का प्रयोग करते हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर का। अगर रेशियो की बात करें तो 1:100। अगर बात करें डेपोंग मेथड, तो डेपोंग मेथड में जो नर्सरी है 40 मीटर स्क्वायर में जो है तैयार की जाती है। यानी अगर रेशियो की बात करें तो 1:250। अब देखते हैं कि श्री विधि क्या है। श्री, तो इसका जो फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्या है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है। इसे 1983 में डेवलप किया गया था श्री विधि को। कहाँ? मेडागास्कर में। किसके द्वारा? हेनरी डी लूनी के द्वारा जो है इस विधि को विकसित किया गया था। कब किया गया था? 1983 में। कहाँ किया गया था? मेडागास्कर में। अगर बात करें कि भारत में पहली बार जो है इसे कहाँ पेश किया गया,
जो धान की श्री मेथड विधि है, इसे भारत में पहली बार सन 2000 में तमिलनाडु में पेश किया गया था। कहाँ पेश किया गया था? तमिलनाडु में। श्री मेथड में जो है पानी की कितनी आवश्यकता होती है? तो 700 mm पानी की जो है आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि 1 kg धान उगाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो 1 kg धान को उगाने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आप लोगों को बताना है कि 1 kg गेहूं को उगाने में कितना पानी की आवश्यकता होती है। आप लोगों को कमेंट में बताना है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगला है वाटर रिक्वायरमेंट, ये कितनी पानी की आवश्यकता होती है। अगर बात करें टोटल वाटर रिक्वायर्ड, तो 11 से 1250 mm पानी की आवश्यकता होती है धान की खेती के लिए। अगर बात करें एवरेज, तो एवरेज जो है 1150 mm। अगर बात करें कि श्री मेथड में कितना पानी की आवश्यकता होती है, तो 700 mm पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो नर्सरी में कितनी पानी की आवश्यकता होती है? 50 mm। और लैंड प्रिपरेशन में 200 mm और फील्ड प्रिपरेशन में 1000 mm पानी की आवश्यकता होती है। ये बात हो गई वाटर रिक्वायरमेंट से, कि धान की खेत के लिए, यानी कि धान की खेती के लिए हमें पानी की कितनी आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता पड़ती है। अब बात हम करते हैं उर्वरक की, कि धान के खेत में हमें कितना उर्वरक देना चाहिए। तो 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 60 kg पोटास की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगर बात करें जैव उर्वरक, तो जैव उर्वरक के रूप में हम बीजीए का प्रयोग करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करते हैं, जो 20 से 30 किलोग्राम, कितना? 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का जो है नाइट्रोजन को प्रदान करता है, यानी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। कितना? 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है बीजीए। अगला पॉइंट है उपज। उपज से पहले हम देखते हैं कि इसकी क्रांतिक अवस्थाएं, यानी कि पानी सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी। तो पहली है बूटिंग स्टेज, फिर है हेडिंग स्टेज, फिर है पेनिकल इनिहेशन, फिर है फ्लावरिंग स्टेज। इन 4 स्टेजों पर जो है पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं उपज के बारे में, कि उपज जो है कितनी होती है। तो पहले देखते हैं मॉइस्चर। जब हम धान की कटाई करते हैं, यानी कि उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तब उसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए दानों में? तो 20 से 25% मॉइस्चर होना चाहिए, तब हमें जो है धान की फसल की हार्वेस्टिंग करना चाहिए। अगर हम धान का स्टोरेज कर रहे हैं, यानी कि भंडारण कर रहे हैं, भंडारण के समय धान के दानों में कितना जो है नमी होना चाहिए? तो जो है 10 से 12% जो है नमी होनी चाहिए स्टोरेज के समय, यानी कि भंडारण करते समय धान के दानों में जो है नमी। इससे अगर ज़्यादा होगी तो दोस्तों जो हमने स्टोर किया है वो खराब हो जाता है। अगर बात करें उपज की, तो इंडिजीनियस वैरायटी की जो उपज है 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग करके उगाए हैं, तब 15 से 20 कुंटल जो है धान प्राप्त होता है। अगर हम ड्रॉप वैरायटी, यानी कि बोनी किस्मों का चयन किया है, तब जो उपज है 50 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। यानी कि हमें जो ड्रॉप वैरायटी, इससे सबसे ज़्यादा उपज प्राप्त होती है। अगर बात करें हाइब्रिड राइस, तो हाइब्रिड राइस की जो उपज है कितनी है? 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है।
अब अगला पॉइंट है धान के रोग क्या है? धान के रोग एवं विकार। तो इसका जो पहला विकार है खैरा डिजीज, ये किसके कारण होता है? तो जो खैरा डिजीज है ये दोस्तों जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? जिंक की कमी के कारण होता है। इसे कब खोजा गया? तो इसे 1966 में किसके द्वारा? डॉक्टर वाई.एल. नेने ने देखा था। वाई.एल. नेने के द्वारा इसे खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1966 में। और कहाँ खोजा गया था? पंतनगर में। पंतनगर में इसे जो है खोजा गया था। सबसे पहले खैरा डिजीज जो है IR8 वैरायटी में देखा गया था। किसमें? IR8 वैरायटी में देखा गया था। यह जिंक की कमी के कारण होता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें 25 kg जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। एक इसमें विकार लगता है व्हाइट आई, ये FE के कारण होता है। दूसरा इसमें लगता है अकोची डिजीज। अकोची डिजीज जो है H2S टॉक्सिसिटी के कारण होता है। किसके कारण? H2S के टॉक्सिसिटी के कारण जो है धान में अकोची डिजीज हो जाता है। अगला जो है व्हाइट बड मेज, ये दोस्तों जिंक के कारण होता है। किसके कारण? जिंक के कारण होता है। तो ये थे प्रमुख विकार जो धान में लगते हैं। अब बात हम करने वाले हैं धान में प्रमुख रोग। तो इसमें जो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ब्लास्ट ऑफ राइस। ये दोस्तों किसके कारण लगता है? तो पायरिकोरेरिया और आईजी के कारण। ब्लास्ट का जो पैथोजन है क्या है? पायरिकोरेरिया और आईजी। ये कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा होता है। अगला जो डिजीज है वह ब्राउन लीफ स्पॉट। ये किसके कारण होता है? कवक के द्वारा। किसके कारण? कवक के द्वारा होता है। इसका जो पैथोजन है क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम और आईजी। इसका जो पैथोजन है क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम और आईजी। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। अगला इसका जो डिजीज है सीड ब्लाइट, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। तो सीड ब्लाइट जो है राइजोक्टोनिया सोलेनी के कारण होता है। किसके कारण? राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण होता है। अगला जो है डिजीज है फॉल्स स्मट। इसका जो हम विस्तार से दोस्तों प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। किसमें? प्लांट पैथोलॉजी में हम विस्तार से पढ़ेंगे इन सभी रोगों के बारे में। यहाँ पर दोस्तों हम केवल डिजीज का नाम और उसका पैथोजन। तो इसका अगला जो डिजीज है वह है फॉल्स स्मट। तो फॉल्स स्मट किसके कारण होता है? अस्टिलोगोन्यूडो वेरिएंस के कारण। किसके कारण होता है? अस्टिलोगोन्यूडो वेरिएंस के कारण जो है फॉल्स स्मट डिजीज देखने को मिलता है। अगला जो है इसका वो है बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट। कौन सा है? बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट। ये किसके कारण होता है? तो ये जो रोग है जेंथोमोनास और आईजी के कारण। किसके कारण होता है? जेंथोमोनास और आईजी के कारण जो है ये रोग होता है। बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट जेंथोमोनास और आईजी के कारण देखने को मिलता है। अगला जो रोग है वो है फुट रॉट या बेकन डिजीज। तो ये किसके कारण होता है? फ्यूजेरियम मोनली फॉर्म के कारण। किसके कारण? फ्यूजेरियम मोनली फॉर्म के कारण जो है ये डिजीज देखने को
मिलता है। अगला पॉइंट है वो इंसेक्ट, कि धान में कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं। तो इसका जो सबसे प्रमुख कीट है वह है ग्रीन लीफ हॉपर। क्या है? ग्रीन लीफ हॉपर। ये किसके कारण होता है? सॉरी दोस्तों, हाँ, इसका जो पहला इंसेक्ट है वो है ग्रीन लीफ हॉपर। ये किसके कारण होता है? नेफोटोटिक्स वेरिएंस के कारण। किसके कारण होता है? नेफोटेटिक्स वेरिएंस के कारण होता है। दूसरा जो इंसेक्ट है वो ब्राउन प्लांट हॉपर यानी कि BPH। ये किसके कारण होता है? नीला परवट्टा लुगेंस के कारण। किसके कारण होता है? नीला परवट्टा लुगेंस के कारण होता है। अगला जो इंसेक्ट है वो है राइस गंदी बग। जो राइस गंदी बग है ये किसके कारण होता है? लेप्टोकोरिसा एक्वाटा के कारण। किसके कारण? लेप्टोकोरिसा एक्वाटा के कारण जो है राइस में गंदी बग देखने को मिलता है। अगला इसका जो इंसेक्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है थ्रिप्स। थ्रिप्स किसके कारण होता है? तो स्टेनचेइटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस के कारण होता है। किसके कारण? बाइफॉर्मिस के कारण होता है। तो ये दोस्तों हो गए धान के प्रमुख रोग और धान के प्रमुख कीट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि धान से संबंधित अनुसंधान कौन कौन से हैं। धान से संबंधित अनुसंधान कौन कौन से हैं? तो पहला है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान यानी कि CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। CRRI का फुल फॉर्म का है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है? कटक उड़ीसा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। अगला जो अनुसंधान है धान से संबंधित वो है अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है? मनीला में है। मनीला यानी कि फिलीपींस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में जो है IRRI की स्थापना हुई थी। अगला है धान अनुसंधान निदेशालय। कहाँ है? हैदराबाद में यानी कि आंध्र प्रदेश में है। तो धान से ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो है धान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखते हैं जो पॉइंट छूट गए हैं उन्हें हम जो है तथ्य के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि आधुनिक चावल की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई यानी कि किस प्रजाति के द्वारा हुई। तो आधुनिक चावल की जो उत्पत्ति है ओराइजा नीमोरा नान जंगली प्रजाति के द्वारा हुई है। अगला पॉइंट इसमें है कि धान में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। तो दोस्तों धान में हाइपोजियल यानी कि अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है धान में। फिर अगला पॉइंट है कि भूरी खाद यानी कि ब्राउन मैन्यूर किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों ये चावल से संबंधित है। किससे संबंधित है? चावल से संबंधित है।
अगला पॉइंट है कि धान के खेत में कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो दोस्तों धान के खेत से जो है मीथेन प्राप्त होती है, मीथेन गैस प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है कि धान की पत्तियों में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं। धान की पत्तियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो धान की पत्तियों में पैरेन्काइमा ऊतक पाए जाते हैं। कौन से? पैरेन्काइमा ऊतक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि लगातार पॉलिश राइस खाने से कौन सा रोग हो जाता है। काफ़ी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि धान का हम बेर बेर सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है। तो बेरी, कौन सा रोग? बेरी रोग हो जाता है। अगला पॉइंट है कि धान के तने को क्या कहते हैं। तो धान के तने को कल्म या हल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्म या हल्म कहते हैं। अगला पॉइंट है कि ब्राउन राइस से वाइट राइस प्राप्त करने की क्रिया हलिंग कहलाती है। यानी कि ब्राउन राइस से वाइट राइस प्राप्त करने की क्रिया को हलिंग कहते हैं। अब हलिंग परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? वाइट राइस अपॉन ब्राउन राइस इंटू 100। तो हलिंग का सूत्र क्या है? वाइट राइस बटे ब्राउन राइस इंटू 100। अगला है पॉइंट कि चावल व छिलका का अनुपात कितना होता है। चावल व छिलका का अनुपात कितना होता है? तो 2:1। अगला है पॉइंट कि गोल्डन राइस में विटामिन ए का निर्माण करने वाला जीन कौन सा है या किस पादप से लिया गया। तो डैफोडिल नामक पादप से जो है लिया गया है। अगला पॉइंट है कि धान के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो धान के लिए जो जलवायु है गर्म व आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। कैसी जलवायु? गर्म व आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण में फ्लैग लीफ का जो है 50 से 55% योगदान है। कितना है? 50 से 55% योगदान है। अगला पॉइंट है कि धान की फसल है, धान नाइट्रोजन को अमोनिकल के फॉर्म में लेता है, यानी कि NH4 के रूप में ग्रहण करता है नाइट्रोजन को। अगला पॉइंट है कि धान की उतेरा और पेरा की खेती कहाँ प्रचलित है। तो धान की उतेरा और पेरा की जो खेती है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है या अगला पॉइंट है कि धान में बेसल के रूप में कौन सी खाद प्रयोग की जाती है। तो भैया इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि DAP का प्रयोग किया जाता है। धान की फसल में बेसल के रूप में जो है DAP का प्रयोग किया जाता है और टॉप ड्रेसिंग के रूप में अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि धान का भूरा रंग किसके कारण होता है। तो भैया धान का जो भूरा रंग है एलेरोन के कारण होता है। फिर है मिलिंग। मिलिंग क्या है? तो मिलिंग से जो विटामिन है विटामिन B की हानि हो जाती है। मिलिंग से विटामिन B की हानि हो जाती है। मिलिंग का मतलब है कि धान से आटा बनाना। ठीक, इसमें जो है विटामिन B की हानि हो जाती है। अगला पॉइंट है कि पर बॉइलिंग क्या है। पर बॉइलिंग क्या है? तो इसके द्वारा चावल को भाप के द्वारा उपचार किया जाता है, यानी कि चावल को
भाप के द्वारा उपचार करना पर बॉइलिंग कहलाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में चावल की प्रथम संकर वैरायटी कौन सी है। तो भारत में चावल की जो संकर वैरायटी है वो है MGR1 या CORH। तो भारत में चावल की पहली संकर वैरायटी कौन है? MGR1। और विश्व में, यहाँ पर कर लो विश्व में बासमती चावल की पहली संकर किस्म कौन सी है? तो PRH10 है। और सुपर राइस के जनक कौन है? JS खुश हैं। और धान के लिए कैसी मृदा होनी चाहिए? तो धान के लिए जो है चिकनी मृदा होनी चाहिए। कैसी? चिकनी मृदा होनी चाहिए, जिससे उसमें पानी ठहर सके। अगला पॉइंट है बुशनिंग। बुशनिंग क्या है? तो जब धान के पौधे 25 से 45 दिन के हो जाएं, तो खेत में हल चलाकर खरपतवारों को या अधिक पौधों को निकालने की क्रिया बुशनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बुशनिंग कहलाती है। यानी कि धान के खेत में जब धान के पौधे 25 से 45 दिन के हो जाएं या उसमें जो पौधों की संख्या अधिक हो जाए, उनको निकालना क्या कहलाता है? बुशनिंग। अगला पॉइंट है फाउलिंग फसल क्या है? फाउलिंग फसल क्या है? तो सीधी बुवाई करने पर खेत में खरपतवारों का अधिक प्रकोप होना, यानी कि अधिक प्रकोप होना क्या कहलाता है? फाउलिंग फसल कहलाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि हम जब धान की सीधी बुवाई करते हैं तब उसमें जो खरपतवार हैं अधिक देखने को मिलते हैं, उसी फसल को हम फाउलिंग फसल कहते हैं।